Hello everyone, welcome to Olive Board. In this video, we are going to solve a lot of MCQ questions around the finance related current affairs that we covered yesterday. So let's start the discussion. What is the total liquidity infusion expected from the RBI's recent initiative to address the banking sector liquidity crunch? So you all know that banking sector is going through a liquidity crunch, and RBI has recently announced some of the initiatives to infuse liquidity in the system. So you need to tell what is the liquidity infusion amount here. 600 billion rupees, 500 billion, 1.5 trillion, 2.39 trillion, or it is $5 billion. So please let me know in the comment section what should be the correct answer here. What is the total liquidity infusion expected from the RBI's recent initiative to address the banking sector liquidity crunch? क्या इसका amount होना चाहिए? Here the correct answer will be option C, 1.5 trillion rupees. Next is, which of the following measure is not included in the RBI's recent liquidity injection initiative? So जो RBI liquidity का injection करने वाला है यहाँ पे initiative के अंदर, कौन सा इसमें से पॉइंट नहीं है? सो द फर्स्ट ऑप्शन इज गवर्नमेंट बॉन्ड परचेजेस, सेकंड इज वेरिएबल रेपो रेट जिसको हम VRR ऑप्शन भी बोलते हैं, थर्ड इज USD बाय INR बाय एंड सेल स्वैप ऑप्शन, फोर्थ इज इंक्रीज इन द CRR, और ई नन ऑफ द अबव. कौन सा इसमें से एक लिक्विडिटी मेजर नहीं है जो RBI ने रिसेंटली लिया था? सो फर्स्ट वन इज गवर्नमेंट बॉन्ड परचेजेस, सो इसको ओपन मार्केट ऑपरेशंस बोल सकते हैं हम. सेकेंड वन इज VRR ऑक्शन, यहाँ पे बैंक ऑक्शन के अंदर बोली लगाते हैं कि उनको कितने रेट पे इंटरेस्ट रेट पे शॉर्ट टर्म लोन चाहिए. नेक्स्ट इज स्वैप ऑक्शन, एंड लास्ट वन इज इंक्रीज इन CRR. हियर द करेक्ट आंसर हियर इज इंक्रीज इन CRR. बाकी सारे तीनों ऑप्शंस आपके RBI ने अभी मेजर्स के अंदर प्रिस्क्राइब किए हैं, बट इंक्रीज इन द CRR इज नॉट एट ऑल देयर इन द प्रिस्क्राइब्ड इनिशिएटिव्स. नेक्स्ट इज एज पर द प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट PPT अंडर द DTAA. अभी DTAA क्या होता है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट. लेट सपोज दो कंट्रीज है A एंड B, राइट? मिस्टर X की इनकम A से भी आती है, B से भी आती है. तो जो B से आती है उसका क्या टैक्स मिस्टर X को A पे भी भरना पड़ेगा, और जो A कंट्री से आती है क्या उसका टैक्स कंट्री B में भी भरना पड़ेगा? तो ऐसी चीजें ना हो, इसके लिए कंट्रीज ने आपस में क्या कर रखा है? डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट साइन कर रखा है. अभी हम इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं. एज पर द प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट अंडर DTAA, treaty benefits can be denied if the main purpose of an arrangement is to enhance the business operation. Option A. Option B, generating employment. Option C, genuine commercial transaction. या फिर ऑप्शन D, टैक्स सेविंग. और इज इट इंप्रूविंग द कैपिटल इनफ्लो? क्या इसका सही आंसर होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. अच्छा, ये प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट का एक्चुअल में पर्पस क्या होता है वो समझाता हूं. लेट सपोज कंट्री A एंड कंट्री B, अगर कंट्री A को कंट्री B से कोई भी डिविडेंड इनकम मिलती है या कोई भी इनकम मिलती है, तो मान लो उस पर 10% का टैक्स लगता है. नाउ दिस इज स्पेसिफिक ओनली फॉर कंट्री A. दूसरी कंट्री को अगर कोई इनकम मिलती है B से, लेट सपोज कंट्री C को, तो ऐसे केस में 0% टैक्स है. मतलब स्पेसिफिकली फॉर कंट्री A देयर इज 10% टैक्स इम्पोज्ड बाय कंट्री B. अभी क्या हो सकता है ना, ये कंट्री A क्या करती थी? कंट्री C के पास चली जाती थी, और यहां पे जाने के बाद वो यहां से अपना इन्वेस्टमेंट करना चालू कर देती थी और डिविडेंड रिसीव या इनकम रिसीव करना चालू कर देती थी. तो ऑन पेपर ऐसा लगता है कि कंट्री C कमा रही है कंट्री B से, तो कोई टैक्स लगना ही नहीं चाहिए क्योंकि 0% टैक्स है, बट उसका अल्टीमेट बेनिफिशियल ओनर कंट्री A होता था, राइट? सो इन्हीं चीजों को सॉर्ट करने के लिए क्या किया था? प्रिंसिपल पर्पस टेस्ट लेके आए कि एक्चुअल में आपका प्रिंसिपल पर्पस क्या है उसका चेक किया जाए. सो यहां पे अगर प्रिंसिपल पर्पस आपका टैक्स सेविंग है, टैक्स एविजन है, तो ऐसे केस के अंदर आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे. ओके, सो द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन डी, टैक्स सेविंग.
व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, जिसको हम PA-CB एंटिटी भी बोलते हैं, पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर? इज इट टू फैसिलिटेट द फॉरेन एक्सचेंज ट्रेडिंग और कलेक्टिंग एंड प्रोसेसिंग इंटरनेशनल पेमेंट फॉर मर्चेंट्स? ऑप्शन सी, प्रोवाइडिंग लोन टू एक्सपोर्ट बिजनेसेस. ऑप्शन डी, मैनेजिंग इंडियाज फॉरेक्स रिजर्व्स. एंड ऑप्शन ई, रेगुलेटिंग द क्रॉस बॉर्डर टैक्सेशन. अभी देखो ऑप्शन डी और ई ये दोनों देख के ही समझ में आ रहे हैं कि ये तो आरबीआई के फंक्शन है. क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस रिलेटेड चीजों को रेगुलेट करना, क्या ट्रांजैक्शन रिलेटेड है या तो टैक्सेशन रिलेटेड चीज है, तो आरबीआई के फंक्शन में भी नहीं आएगा. ओके, पर अगर कोई क्रॉस बॉर्डर की चीजें होती तो फिर कोई ना कोई रेगुलेटरी बॉडी उसको ओवरसी कर रही होती. इंडिया के फॉरेक्स रिजर्व तो आरबीआई ही देखेगा, राइट? तो ऑप्शन डी और ई तो हो नहीं सकते. प्रोवाइडिंग लोन टू एक्सपोर्ट बिजनेस, अभी यहाँ पे पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर की बात हो रही है, जिसका प्राइमरी पर्पस क्या रहता है? ऑप्शन बी, कलेक्टिंग प्रोसेसिंग इंटरनेशनल पेमेंट्स फॉर मर्चेंट. सो पेमेंट कलेक्शन हो गया, पेमेंट प्रोसेसिंग हो गया, वो भी मर्चेंट्स के लिए. वो किसका काम होता है? पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर का. अभी रिसेंटली एक फिनटेक कंपनी है जिसको आरबीआई ने प्रिंसिपल अप्रूवल दिया है. सो विच इज द फिनटेक कंपनी recently received in principle approval from RBI to operate as PA-CB entity. So इनमें से कौन सी एंटिटी है जिसको रिसेंटली अप्रूवल मिला है? आपको बता दूं कि इंडिया में अभी तक 5 ही एंटिटीज है जिनको PA-CB का अप्रूवल मिला है, राइट? पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर ट्रांजेक्शंस का अप्रूवल लेना पड़ता है आरबीआई से. तो अभी तक इंडिया में 5 ही एंटिटी है जिनको अप्रूवल मिला है. रिसेंटली अप्रूवल मिला है ऑप्शन बी, Skydo को. So basically Skydo is a Bengaluru based fintech specializing in the cross border payments, received in principal approval from RBI to operate as a payment aggregator cross border entity. Next is, which major global asset management firm has partnered with Jio Financial Services to form a joint venture? जियो फाइनेंशियल सर्विस ने इस कंपनी से पहले भी टाइप किया था, राइट? रिलायंस ने इस कंपनी से पहले भी टाइप किया था इन 2023. अल्टीमेटली अक्टूबर 2024 ने सेबी ने उनको नोट दे दिया था, प्रिंसिपल अप्रूवल दे दिया था. अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज ब्लैक रॉक कंपनी के साथ टाइप करके ब्रोकर बिजनेस के अंदर एंट्री लेने वाले हैं. ओके, so Jio Financial Services has partnered with BlackRock in 2023 to form a 50-50% joint venture focusing on mutual fund and wealth management services in India. अभी ये ब्रोकर बिजनेस के अंदर भी एंट्री यहाँ पे लेने वाले हैं. नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ द साइबर इंश्योरेंस प्रोडक्ट अनवील्ड बाय टाटा AIG? टाटा AIG ने रिसेंटली एक साइबर इंश्योरेंस प्रोडक्ट निकाला है. सो व्हाट इट इज ऑल अबाउट, क्या नाम है उसका? साइबर शील्ड, साइबर प्रोटेक्ट, साइबर एज, या फिर डिजी सिक्योर, और इज इट साइबर फोर्ट? सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपका क्या ओपिनियन है इससे, इसके रिगार्डिंग. ओके, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या इसका सही आंसर होना चाहिए. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट साइबर इंश्योरेंस प्रोडक्ट दैट टाटा AIG हैज रिसेंटली लॉन्च्ड? The correct answer here is C, Cyber Edge. So Cyber Edge is the platform जो टाटा AIG ने निकाला है, जो कि एक काफ़ी सारे फंक्शनैलिटीज है रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी. नेक्स्ट इज, सेबी हैज प्रपोज्ड माइक्रो SIPs विद अ मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ. सेबी ने माइक्रो SIPs यानी कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जैसे मंथली आप RD भरते हो वैसे ही मंथली आप SIP भी फिल कर सकते हो, राइट? SIP भी पे कर सकते हो. ऐसे केस में क्या है ना, धीरे धीरे करके आपका म्यूचुअल फंड में पैसा जा रहा है. म्यूचुअल फंड में पैसा डालने का 2 वे होता है, एक तो लमसम और एक SIP. सेबी ने एक नया माइक्रो SIP का कॉन्सेप्ट लेके आए हैं जिसके अंदर बहुत ही छोटा इन्वेस्टमेंट उन्होंने रखा है. सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट उसमें कितना है? A 50 रुपी, B 100 रुपी, और इट इज C 250 रुपी, और इज इट D 500 रुपी, या फिर E 1000 रुपी? क्या आपके हिसाब से इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए? कितना छोटा अमाउंट रखा गया है इन केस ऑफ माइक्रो SIPs? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन क्या इसका सही आंसर होना चाहिए. काफी एक छोटा टिकट साइज रखा है ताकि
वाइड रेंज को ये कैटर कर पाए, राइट। दिस विल बी अ गेम चेंजर इन फाइनेंशियल इंक्लूजन इफ आई टॉक अबाउट म्यूचुअल फंड पेनिट्रेशन, राइट। जो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते म्यूचुअल फंड्स को, वो भी अभी काफी छोटे अमाउंट से इसके अंदर एंट्री ले पाएंगे। द करेक्ट आंसर हियर इज ऑप्शन सी 250. So SEBI has proposed micro SIPs with minimum investment of 250 to encourage systematic saving and financial inclusion among small investor. तो अब छोटे इन्वेस्टर्स भी म्यूचुअल फंड्स के अंदर पार्टिसिपेट कर पाएंगे। नेक्स्ट इज व्हाट इज प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, जिसको हम शॉर्ट में पीपीआई बोलते हैं। अच्छा, अभी यूपीआई को अलाउ कर दिया था, पहले यूपीआई बैंक अकाउंट से लिंक होता था, राइट, और पे करते थे आप। अभी एक पीपीआई के अंदर भी आप यूपीआई लिंक करके पे कर सकते हो। सो दैट वाज अ रीसेंट अमेंडमेंट, राइट, इन द डिजिटल पेमेंट सिस्टम। सो इज इट अ टाइप ऑफ लोन इशूड बाय एनबीएफसी और इट्स अ पेमेंट मेथड वेयर यूजर्स प्रीलोड द मनी इनटू वॉलेट और कार्ड फॉर ट्रांजैक्शन, और इट इज अ फॉर्म ऑफ डिजिटल करेंसी इशूड बाय आरबीआई? ऑप्शन डी, credit facility offered by banks to small businesses. Option E, a cross-border payment tool used in forex trading. Here the correct answer is कि PPI और कुछ नहीं, एक वॉलेट होता है, डिजिटल वॉलेट, जिसके अंदर आप मनी डाल के रखते हो, पैसे डाल के रखते हो कहीं से, बाद में आप इसको पे करने के लिए यूज कर सकते हो। इसलिए इसका नाम ही क्या है? प्रीपेड। आपने पहले ही मनी लोड कर लिया, राइट, दिस इज दैट्स व्हाई प्रीपेड। प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट, तो ये आपका एक वॉलेट हो गया। हम एग्जाम्पल के लिए बोल सकते हैं कि मोबीक्विक वॉलेट एक इसका एग्जाम्पल हो गया, राइट। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इट इज अ पेमेंट मेथड वेयर यूजर प्री लोड द मनी इनटू वॉलेट और कार्ड फॉर ट्रांजेक्शन। दैट्स पीपीआई, प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट। अगला आता है, व्हाट इज द इंटरेस्ट रेट सेट बाय द आरबीआई फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स 2035 GOI FRB 2035 for the period 25th January to 24 January 2030. सो 5 साल का पीरियड होता है, हर 5 साल में रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज होती है, राइट। अभी जो करंट लाया गया था उसकी क्या इंटरेस्ट रेट चल रही है? सो हियर आर द ऑप्शंस, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन व्हाट्स योर ओपिनियन ऑन दिस। क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। The correct answer here is option C, 6.66%, right? So RBI has set the interest rate for GOI floating rate bonds 2035 at 6.66% per annum. ये रेट हर 5 साल में रिवाइज होती है। अगला आता है, व्हाट इज द की फीचर ऑफ फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड। तो एक नया क्रेडिट कार्ड निकाला गया था, फर्स्ट अर्न रुपे क्रेडिट कार्ड। इट वाज लॉन्च्ड बाय IDFC फर्स्ट बैंक। इसका की फीचर क्या है, क्या इसका डिफरेंशिएटर है? सो इज इट अ सिक्योर्ड credit card issued against fixed deposit, or it offers cashback on international transactions only, or it's having a kind of annual fee, it's exclusively available for high net worth individuals, या फिर it requires a minimum credit score of 750? The correct answer here is it is a secured credit card issued against fixed deposit. So first earn जो है वो आप फिक्स डिपॉजिट्स के साथ ले सकते हो। कहने का मतलब, अगर आपका कोई एफडी चल रहा है, लेट सपोज आपका बैंक में कोई एफडी चल रहा है 10 लाख का, इसको बेस लेके आपको एक क्रेडिट कार्ड इशू कर दिया जाएगा। क्योंकि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जिनकी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं है या फिर पुअर क्रेडिट हिस्ट्री है। ऐसे केस में क्या होता है ना, क्रेडिट कार्ड या तो मिलता नहीं है, या फिर मिलता है तो बहुत छोटे अमाउंट का मिलता है, तो काम का नहीं रहता, राइट। तो IDFC बैंक ने नया इनिशिएटिव लिया है कि आपको एक सिक्योर्ड क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा अगेंस्ट योर फिक्स डिपॉजिट बैलेंस। ऐसे केस में कोलेटरल फिक्स डिपॉजिट का बैलेंस काम कर लेगा, तो बैंक को कोई टेंशन नहीं होगी कि अगर आपने क्रेडिट कार्ड पर डिफॉल्ट भी किया तो वो आपके एफडी के अंदर से काट सकते हैं, राइट, बिकॉज यू डोंट हैव अ क्रेडिट हिस्ट्री। तो कुछ तो चाहिए ना बैंक को ट्रस्ट करने के लिए। सो एक बहुत ही बढ़िया मेथड है आपके लिए भी और बैंक के लिए भी। आप इस पे एफडी का इंटरेस्ट भी कमाते रहेंगे और एट द सेम टाइम आपके पास एक क्रेडिट कार्ड भी होगा, राइट, जिससे आप ऑफर्स ले सकते हैं। Which was the first development financial institution, DFI, development financial institution, इंडिया के अंदर सबसे पहला कौन सा था? Was it SIDBI या फिर NABARD था या फिर
IDBI या फिर IFCI और वाज इट एग्जिम बैंक? कौन सा इसमें से फर्स्ट डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था इंडिया के अंदर? प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, क्या आपको लगता है, क्या आपका ओपिनियन है अराउंड दिस? कौन सा सबसे पहला डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन था? Here the correct answer is IFCI. So this was the first financial institution, development financial institution in India. Okay. Next is, how much capital infusion has IFCI Limited approved through preferential share issue to Government of India? तो IFCI के अंदर अभी एक इशू आया था, प्रेफरेंशियल शेयर इशू टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 70+% कुछ शेयर है वो और बढ़ा रहे हैं इसके अंदर पैसा इन्फ्यूज करके। तो कितना पैसा वो इन्फ्यूज करने वाले हैं थ्रू दिस प्रेफरेंशियल शेयर इशू? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। IFCI आपकी एक DFI थी, इंडिया की सबसे पहली DFI IFCI ही थी, और काफ़ी सारे उसमें ऑपरेशनल इश्यूज अभी चल रहे थे, फंड्स का कुछ इशू चल रहा था, इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रेफरेंशियल शेयर इशू के अंदर इसको फंड्स देने का, मतलब अपनी होल्डिंग बढ़ाने का, बेसिकली IFCI के अंदर और एक्विजिशन करके होल्डिंग बढ़ा रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितने का वो इशू था? करेक्ट आंसर हियर इज 500 करोड़। सो 500 करोड़ का प्रेफरेंशियल शेयर इशू है, राइट, जिसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और होल्डिंग बढ़ा रही है इन IFCI। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ CHEQ Wiser, India's first AI-powered credit card expert? So it's India's first AI-powered credit card expert. What is the primary function of it? Is it providing AI-based financial advisory for stock market investments, या फिर offering real-time tax planning solutions, or is it helping user to manage the credit card efficiently by tracking spending and rewards, या फिर enabling the digital lending for small business, छोटे बिजनेस के लिए डिजिटल लेंडिंग का enabling का काम कर रहा है, और acting as a virtual credit card issuer? क्या इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए as per your opinion? प्लीज ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन, क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? Here the correct answer is helping the user manage credit card efficiently by tracking spending and rewards. तो स्पेंडिंग जहाँ पे हुई उसका एक एनालिटिक्स करना, और क्या क्या रिवॉर्ड मिले वो आपको सेंट्रल एक ही जगह पे पता चल जाएगा। सो दैट्स द पर्पस। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा है ऑफ ओपन क्रेडिट एनेबलमेंट नेटवर्क? सो OCEN का क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहा है? बीइंग डेवलप्ड बाय iSpirit इन कोलैबोरेशन विद द इंडियन गवर्नमेंट। आप सभी को पता है iSpirit का कोलैबोरेशन है इंडियन गवर्नमेंट से, राइट। उसके अंदर उन्होंने एक नया प्लेटफॉर्म यहाँ पे बनाया है। इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? इज इट टू प्रोवाइड डायरेक्ट सब्सिडीज टू MSME और टू एस्टेब्लिश अ ब्लॉकचेन पेमेंट मेथड सिस्टम फॉर द माइक्रो बिजनेसेस, या फिर टू फैसिलिटेट रियल टाइम एक्सेस टू क्रेडिट फॉर MSME थ्रू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर? MSMEs को डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू रियल टाइम क्रेडिट दिलवाना, और रेगुलेट द इंटरेस्ट रेट ऑन MSME लोन। MSME को जो लोन मिलता है उस पर इंटरेस्ट रेट का रेगुलेट करना, और टू डेवलप MSME फोकस्ड स्टॉक एक्सचेंज। क्या इसका सही आंसर होना चाहिए? प्लीज ड्रॉप योर थॉट्स इन द कमेंट सेक्शन। आपको क्या लगता है इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? व्हाट शुड बी द करेक्ट आंसर हियर? द करेक्ट आंसर हियर इज, ये प्लेटफॉर्म आया था टू फैसिलिटेट रियल टाइम एक्सेस टू क्रेडिट फॉर MSME थ्रू डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर। डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ा के रियल टाइम एक्सेस देना टू क्रेडिट फैसिलिटी फॉर MSME वाज द मेन पर्पस। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ येस बैंक्स फ्रिक्शनलेस फाइनेंस एक्सेलरेटर प्रोग्राम? आप सभी को पता होगा येस बैंक ने RBI इनोवेशन हब से टाइप किया था फॉर लॉन्चिंग अ frictionless finance accelerator program, right? Frictionless finance accelerator program.
इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था? वॉज इट टू प्रोवाइड डायरेक्ट लोन टू फिनटेक स्टार्टअप्स? फिनटेक स्टार्टअप्स को डायरेक्ट लोन दिलवाना, क्या ये इसका प्राइमरी पर्पस था? या फिर सपोर्ट करना फिनटेक स्टार्टअप्स को इन स्केलिंग सॉल्यूशंस एंड एनहांसिंग फाइनेंशियल इंक्लूजन? और was it to offer tax benefit to financial technology companies, to establish new payment gateway for digital banking, or to acquire fintech startup and integrate them into Yes Bank ecosystem? तो इसका क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था यहाँ पे? क्या इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था? क्यों यस बैंक ने फ्रिक्शनलेस फाइनेंस एक्सेलरेटर प्रोग्राम निकाला है इन कोलैबोरेशन विथ इन सपोर्ट विथ आरबीआई इनोवेशन हब? अच्छा, आरबीआई इनोवेशन हब के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, वहां पे भी आपको ये वर्ड मिलेगा फ्रिक्शनलेस फाइनेंस। सो डू रिसर्च अबाउट दिस, और अगर आपको पता है फ्रिक्शनलेस फाइनेंस क्या होता है, सो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन राइट नाउ। करेक्ट आंसर हियर विल बी बी, टू सपोर्ट द फिनटेक स्टार्टअप्स इन स्केलिंग सॉल्यूशन एंड एनहांसिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन। फिनटेक स्टार्टअप्स को सपोर्ट करना ताकि वो अपना ऑपरेशन बढ़ा पाए, लेवल ऑफ स्केल बढ़ा पाए और फाइनेंशियल इंक्लूजन को प्रमोट हो पाए। नेक्स्ट इज व्हाट इज द की फीचर ऑफ BIM कॉइन? सो एक BIM कॉइन निकाला गया है, द डिजिटल करेंसी इंट्रोड्यूस्ड बाय BIM टेक, दैट इज द बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी, राइट? सो ये यहाँ पे इस इंस्टीट्यूशन ने एक BIM कॉइन निकाला है, एक डिजिटल करेंसी निकाली है। इसका की फीचर क्या है? इज इट अ गवर्नमेंट बैक stable coin for educational institution, or it's a blockchain based currency designed for campus transaction? It enables students to invest in cryptocurrencies like Bitcoin and Ethereum, or its function as a nationwide digital payment system regulated by RBI, or last option, it is a decentralized finance token for inter-college trade. So लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन इसका क्या आंसर है, और फिर हम इसको कभी डिस्कस करेंगे किसी और वीडियो में। वैसे आपकी फाइनेंस करंट अफेयर्स वाली सीरीज़ के अंदर भी कवर्ड था, तो हो सकता है आपने इसको देखा हो। तो प्लीज़ टेल मी क्या इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मिलते हैं किसी और वीडियो में।